गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट के बच्चों का आधा सिलेबस हमने ऑफलाइन करवा दिया था। अब बाकी कुछ टॉपिक बचे हैं जिनको हम अब वीडियो मोड पर ही पूरा करवाएंगे। ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं आपको शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताकर यहाँ पर सिलेबस को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शक्ति की अवधारणा। शक्ति यानी पावर। जैसे हम शक्ति शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी इमेज बनती हैं। कोई शक्ति राजनीतिक रूप शक्ति है, कोई आर्थिक रूप से शक्ति है, कोई पुलिस की शक्ति है, कोई प्रशासन की शक्ति है, कुछ शारीरिक शक्ति है, किसी के पास पैसों की शक्ति है। ठीक है। तो ऐसे शक्ति के विभिन्न हमारे जो अर्थ हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। हम यहाँ शक्ति का जो चैप्टर है ये राजनीति विज्ञान के हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। जब भी हम राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति को पढ़ते हैं तो लॉर्ड एक्टन की एक बात, एक जो परिभाषा है उसी से ज़्यादातर हम इसकी शुरुआत करते हैं कि शक्ति है वो भ्रष्ट करती है। जिसके पास शक्ति होती है वो ज़रूर से भ्रष्ट होता है अकॉर्डिंग टू एक्टन। लेकिन जिसके पास पूर्ण शक्ति होती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। जिसके पास में सारी शक्ति होती है वो ज़रूरतः भ्रष्ट होता है। ठीक है। तो शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की आधुनिक और नवीन अवधारणाओं में से एक होती है। यह राजनीति विज्ञान की जटिलतम अवधारणाओं में से एक है। ठीक है। शक्ति की अवधारणा के अध्ययन मुख्य रूप से जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद से इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर शुरू हुआ था और उसी काल में ही राजनीति को शक्ति का अध्ययन की उपमा भी दी जाने लगी थी। ठीक है। शक्ति राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। कैटलिन ने राजनीति शास्त्र को शक्ति का ही मुख्य विषय कहा था। छोटा क्वेश्चन आता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था, शक्ति का मुख्य विषय किसने कहा था? कैटलिन ने। लॉसवेल ने क्या कहा? लॉसवेल भी शक्ति को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मूल विषय मानते हैं। ठीक है। अरस्तु से लेकर आज तक के राजनीतिक जितने भी शास्त्री हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, उन्होंने शक्ति को राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। फिर भी शक्ति के अर्थ के बारे में सारे विद्वानों में मतभेद है। इसका मतलब शक्ति का जितने विद्वान हैं सब अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। जैसे थ्रेसीमेकस ने कहा है, थ्रेसीमेकस ने कहा है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इसके अतिरिक्त हॉब्स, टिस्के, नीत्शे, कॉफमैन, बोसांके, हीकर आदि ने भी शक्ति के संबंध में चर्चा की है। मैकियावली ने तो शक्ति की राजनीति में केंद्रीय भूमिका ही मान ली है। ठीक है। चार्ल्स मेरियम की एक बुक है पॉलिटिकल पावर, उसमें शक्ति की उत्पत्ति, उसकी सीमा, उसका उद्देश्य, विघटन आदि पर भी उसने चर्चा की है। रसेल ने भी अपनी पुस्तक पावर ए न्यू सोशल एनालाइसिस में शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की है। रसेल ने शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में अपनी रचना में एक शक्ति के पालतू बनाए जाए भी रखा, यानी कि रचना में एक शक्ति के पालतू कैसे बनाएं ये भी रखा है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा, ये हमने बता ही दिया है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो पहली हम परिभाषा पढ़ेंगे जी.एम. स्मिथ की। स्मिथ ने क्या कहा है कि लोगों द्वारा वस्तुओं के ऊपर बलिया या प्रोत्साहन द्वारा प्रभावशाली रूप में योग्यता को शक्ति कहते हैं। ठीक है। मैकाइवर ने क्या कहा है? शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों या संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रण करने की क्षमता है। मोर्गेंथु क्या कहता है? मोर्गेंथु ने इंटरनेशनल जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई शक्ति की, और उसने शक्ति की जो परिभाषा दी है उसमें है शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। शक्ति प्रयोग करने वाले और जिस पर शक्ति प्रयोग होती है उन दोनों के बीच के मस्तिष्क वो दोनों एक दूसरे के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव रखते हैं। दूसरे के कार्यों को कुछ नियंत्रण करने का हक भी उनमें होता है। इसके साथ आप लोग लॉसवेल की परिभाषा लिख सकते हो, कैटलिन की लिख सकते हो, लॉर्ड एक्टन की जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी वो लिख सकते हो, रसेल की मनचाहा प्रभाव पैदा करना ही शक्ति है, इसको भी आप याद कर सकते हो। लॉसवेल ने कहा है निर्णय प्रक्रिया में, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें जरूर लिखनी है, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना ही शक्ति है। ठीक है। बाकी जो बड़ी परिभाषाएं हैं उनको याद करनी तो जरूर नहीं, छोटी छोटी परिभाषाएं में याद करनी को, छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है। सामान्य उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शक्ति वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति या दूसरों के कार्यों और नीतियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि यदि उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य न किया जाए
तो अवज्ञा करने वालों को हानि उठानी पड़ सकती है। यानी कि शक्ति क्या है? शक्ति एक ऐसा प्रभाव है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसे वो कार्य कराया जाए। जैसे आप लोगों से कहें कि आज ये होमवर्क करना है या क्लास में टेस्ट देना है, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो कि हम टेस्ट दें, लेकिन फिर मैं कहूँगी नहीं कंपलसरी है, टेस्ट देना पड़ेगा, तो तुम जो मेरी बात मानकर टेस्ट देते हो वहाँ पर मेरी शक्ति दिखती है। इस प्रकार की शक्ति होती है कि हम किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करा सकते हैं। सामान्य अर्थों में दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करना ही शक्ति है। ठीक है, अब आता है शक्ति की विशेषताएं कि शक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। शक्ति है जिसके पास शक्ति होती है, जो शक्तिशाली होता है, जो सभी किसी न किसी प्रकार की शक्ति रखता है, उसके पास में उस शक्ति के दम पर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। व्यक्तियों के व्यवहार, कार्य, नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता ही शक्ति की अवधारणा का मूल मंत्र है। ऐसी क्षमता या योग्यता के बिना शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस योग्यता या क्षमता के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे आर्थिक क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता, शारीरिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता। ठीक है, हानि पहुंचाने की अवधारणा, यानी शक्ति के अंदर कहीं ना कहीं दूसरों को हानि पहुंचाने की अवधारणा भी रहती है। यानी कि अगर कोई काम कोई नहीं करना चाहता है और हम उससे वो काम करा तो उससे उनको हानि होगी ना। जैसे अभी लॉकडाउन है, अभी कोरोना है, कोरोना की दूसरी लहर आ रही है। ठीक है, इससे क्या होगा? दूसरी लहर में कर्फ्यू लगेगा तो उस जो प्रशासन की शक्ति है वो कर्फ्यू को सख्ती से अपनाएगी, उससे कुछ किसी न किसी लोगों को, कुछ ना कुछ लोगों को हानि हो सकती है। तो शक्ति के पीछे मान्यता ये होती है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था की अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की क्षमता के पीछे दबाव शक्ति नहीं है तो ऐसी क्षमता शक्ति नहीं कहलाई। यानी कि अगर प्रशासन लोगों से वो काम नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसको शक्ति से मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब वो वहाँ पर वो शक्ति है। और शक्ति बिना हथियारों को यूज किए, बिना कोई मारपीट करे, जो जब हमारी बातों को मान लेता है तो उसको प्रभाव का नाम दिया जाता है, वो हमारे प्रभाव में काम करते हैं। यानी कर्फ्यू के दौरान अगर तुम लोग वहाँ पे रोड पे से निकलते हो, बिना हेलमेट के, मास्क के निकलते हो, तो हम क्या करते हैं? पुलिस को देखते ही कट मारने की कोशिश करते हैं। यानी कि पुलिस ने हमें डंडे नहीं मारे ना, लेकिन हम फिर भी उसके प्रभाव में वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हमारा फाइन नहीं लगे। तो ये क्या? प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तीसरी विशेषता है मानवीय संबंधों का विशिष्ट रूप। शक्ति मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट रूप होता है। ठीक है, यानी शक्ति के लिए एक शक्ति संपन्न व्यक्ति तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। यानी शक्ति के लिए दो पक्ष होने जरूरी है, एक तो शक्ति का प्रयोग करने वाला और एक शक्ति जिन पर प्रयोग की जा रही हो। दो पक्षों के बिना अकेला व्यक्ति अगर कितना भी शक्तिशाली हो तो एक पक्ष शक्तिशाली होने से शक्ति वो नहीं मानी जाती, क्योंकि वो शक्ति तभी तो वो दिखेगी, तभी उसका शक्ति नाम आएगा, तब उस पर प्रयोग करने वाले कोई हो, जिनके ऊपर प्रयोग करना है वो और अगला पक्ष हो, तभी वो शक्ति कहलाएगी। ठीक है, शक्ति के लिए एक शक्ति संपन्न व्यक्ति तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को होना आवश्यक है। एक तरफ शक्ति संपन्न व्यक्ति होना चाहिए और एक दूसरा पक्ष अन्य व्यक्ति होने चाहिए जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जो उस शक्ति संपन्न व्यक्ति के कार्यों की अनुपालना करें या उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आचरण करें। शक्ति संपन्न व्यक्ति को कर्ता कहा जा सकता है। कर्ता अपनी क्षमता के अनुसार अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है और अपनी इच्छा के अनुसार उनसे कार्य करवाता है या उनकी नीतियों व व्यवहार को प्रभावित करता है। शक्ति स्थिति परक है। शक्ति स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल विद्यार्थियों पर तब तक शक्ति रखता है जब तक विद्यार्थी उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यानी स्थिति परक है। यानी कि पुलिस कब तक शक्ति रखती है? जब तक वो पुलिस पोस्ट पर है, उसके पास वर्दी है, तब तक रखती है। कॉलेज का प्रिंसिपल कब तक रखता है? जब तक वो कॉलेज का प्रिंसिपल है या हम उस कॉलेज के स्टूडेंट है तब तक। ठीक है, वह उस कॉलेज का प्रिंसिपल है। विद्यार्थी अगर कॉलेज छोड़ देता है या प्रिंसिपल रिटायर हो जाता है या वह उसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस प्रिंसिपल की उन व्यक्तियों पर, उन स्टूडेंट पर कोई शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, ऐसे ही राजनेता है कोई भी, उसके द्वारा चुनाव जीतता है और मंत्री पद पर वो हासिल कर लेता है तो उस मंत्रालय से संबंधित सभी शक्ति उसके पास आ जाती है। लेकिन यदि उस मंत्रालय से वो उसे हटा जाता है, यानी कि उनका मंत्री बदलते हैं, मंत्रियों में फेरबदल हुआ, न्यूज आती रहती है ना कि किसी मंत्री को कभी दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया, तो जो उसका पहला डिपार्टमेंट था अब उसकी वहाँ पर वो शक्ति नहीं कहलाएगी। मंत्रालय बदल जाने या चुनाव में हार जाने के बाद उसकी शक्ति उससे छिन जाती है। इसका मतलब शक्ति स्थिति परक होती है। शक्ति सापेक्ष होती है। शक्ति का एक अन्य जो विशेषता ये है कि वह सापेक्षिक होती है।
एक शक्तिशाली होने का यह अर्थ नहीं होता कि वह सभी पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी कि सापेक्ष होती है, निरपेक्ष शक्ति नहीं होती है कि यानी केवल शक्तिशाली जो व्यक्ति है, एक पक्ष है, वो हमेशा किसी पर भी शक्ति का प्रयोग कर सकता नहीं, वह स्वयं किसी और के अधीन नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक शक्ति दूसरी शक्ति के अधीन होती है। ठीक है। वास्तविक और संभावित शक्ति। शक्ति एक व्यक्ति की शक्ति के यानी कि व्यक्ति की जो शक्ति है उसके दो रूप होते हैं, वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति। वास्तविक शक्ति का मतलब है व्यक्ति वह शक्ति जिसे शक्ति संपन्न व्यक्ति एक स्थिति में वास्तविक रूप से प्रयोग करता है, यानी जिसके पास शक्ति है वह उनका वास्तव में प्रयोग कर सकता है शक्ति का, तो वास्तविक शक्ति कहलाती है। जबकि संभावित शक्ति वह है जिसका प्रयोग शक्ति संपन्न व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। एक व्यक्ति की शक्ति का आकलन करते समय उसकी शक्ति के इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण कर सकता है, यानी कि एक तो कोई शक्तिशाली है और केवल शक्ति दिख रही है, उसका प्रयोग नहीं करता लेकिन कर सकता है। ठीक है। एक जैसे पुलिस है, पुलिस के पास में बंदूक होती है, संभावित है, संभावना है कि वो उसका प्रयोग कर सकता है अगर कोई अव्यवस्था हो गई तो। ठीक है। लेकिन अगर तुम बॉर्डर पे जाओगे, वहाँ फौजी होते हैं, दुश्मन होता है, वहाँ पर उसकी शक्ति वो वास्तविक शक्ति कहलाती है कि वहाँ पर बंदूकबारी करते रहते हैं। विरोधी हितों का होना भी अनिवार्य है। शक्ति की अवधारणा के लिए जरूरी है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों जिन पर वह शक्ति प्रयोग की जा रही है उनके हितों में विरोध होना जरूरी है। अगर शक्ति के प्रयोगकर्ता और अन्य व्यक्तियों के हित एक समान है तो ऐसी स्थिति में शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का हित एक जैसे हैं दोनों के, तो उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों के हित विरोधी हैं तो वहाँ पर शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति अमूर्त होती है, यानी वो दिखाई नहीं देती है, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, यह कोई भौतिक वस्तु या संपत्ति नहीं है जिस पर अधिकार किया जा सकता है। शक्ति तो एक भावना होती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के नाम से हम क्या सोचते हैं, कितना बड़ा पोस्ट है, प्रधानमंत्री है, तो वो एक मतलब वो अनुभव है। ठीक है, भावना है। शक्ति को न तो हम देख सकते हैं, न ही किसी को दिखा सकते हैं, इसे केवल अनुभवी कर सकते हैं। भौतिक पदार्थों को नापा तोला जा सकता है लेकिन शक्ति को हम नाप तोल नहीं सकते, उसका हम केवल आंकलन ही परीक्षण ही कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शक्ति एक अमूर्त भौतिक अवधारणा है। वैधता की अवधारणा है। शक्ति, वैधता, सत्ता, तीन चीज़ें हैं जो एक साथ जुड़ी होती हैं और शक्ति के साथ में वैधता जुड़ने पर वो सत्ता बन जाती है। शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए वैधता जरूरी होती है। वैधता का मतलब होता है जन स्वीकृति। ठीक है। शक्ति के साथ जब तक वैधता जुड़ी रहती है तब तक नियमों को मनवाने के लिए हिंसा या बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। यह सही है कि शक्ति अवैध भी हो सकती है लेकिन अवैध शक्ति अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह पाती है। अवैध शक्ति के अनुसार व्यवहार करने वाले लोग जल्दी ही विद्रोह पर उतर आते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शक्ति मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट रूप है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे सत्ताधारी कहा जाता है, अपने से कम शक्तिशाली व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करने की योग्यता रखता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर कल दूसरे टॉपिक के साथ में वापस उपस्थित होंगे। धन्यवाद।